नमस्ते जी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना और परफॉर्मेंस अच्छी न होना। तो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ज़्यादातर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या वो जो पढ़ा है, जो याद किया है, वो उसको भूल जाते हैं, या फिर वो इसलिए परेशान रहते हैं कि उनको जो भी वो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, याद करने में बाधा आती है, उसको लंबे समय तक याद रखने में बाधा आती है, या बिल्कुल ही मन नहीं करता, या वो मन करता है लेकिन वो लंबे टाइम तक पढ़ नहीं पाते, कुछ टाइम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और आप हर एग्ज़ाम में या अपने एकेडमिक बिहेवियर में किस तरह से ग्रो कर पाएँ, अपना एकेडमिक बिहेवियर आपको कैसा रखना चाहिए जिससे आप बहुत ग्रो कर पाएँ, बहुत आगे तक बढ़ पाएँ। तो उसके लिए आज की वीडियो है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। देखिए, आइए हम आज के अपने विषय पर आते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन ये नहीं है कि हम केवल अच्छी अच्छी बातें बताते रहें, अच्छे आपको आइडियाज़ देते रहें और आप उनको एक्शन में ना लाएं, आप उनको यूज़ ही ना करें। जब तक आप उन अच्छे आइडियाज़ को हैबिट में नहीं लेकर के आते, उनकी हैबिट नहीं बनाओगे, तब तक आप पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें कंपटीशन इस लेवल पर है। मैं अगर आपको एक उदाहरण दे करके बताऊं, एक बच्चा इसलिए खुश है कि वो अपने स्कूल का टॉपर है। मैंने कहा ठीक है, आप अपने स्कूल के टॉपर हैं, पर आप ये देखिए कि आपके स्कूल में सरकारी और गैर सरकारी कितने विद्यालय होंगे? तो कम से कम 1000 विद्यालय होंगे ज़िले में। ऐसे ही जब हम आपकी स्टेट में जाएंगे तो कितने विद्यालय होंगे? 50,000 होंगे। और जब हम ऑल ओवर इंडिया जाएंगे तो कितने होंगे? तो कम से कम 5 लाख विद्यालय तो होंगे। तो जो 5 लाख स्कूल हैं, वो जहाँ पर आप वहाँ टॉपर हैं, तो इसका मतलब आपका मुकाबला 5 लाख टॉपर्स के साथ है और आपके स्कूल में सेकंड थर्ड भी होंगे। तो यानी वो 15 लाख बच्चे, उन 15 लाख बच्चों से आपका मुकाबला है। और आप किसी भी कंपटीशन में देखेंगे तो 400, 500, 1000, 2000, मैक्सिमम 10,000 वैकेंसी आ जाएंगी। वो भी छोटे स्तर पर आती है, बड़े लेवल पर तो वो नहीं आती। तो जब आपका कंपटीशन बहुत बड़ी ब्रिगेड के साथ है और वहाँ हम केवल ये सोच के बैठे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो हम गलत सोच रहे हैं। आज कंपटीशन इतना टफ है, उस कंपटीशन में बने रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए आपको मोटिवेट रखना पड़ेगा। मोटिवेशन कैसे होनी चाहिए? मोटिवेशन अपने गोल को, अपना जो बिगर गोल आपने बनाया है, उसको लेकर के मोटिवेशन होनी चाहिए कि जब तक मैं उस गोल को अचीव न कर लूँ, जब तक मैं उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लूँ, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा है यूटिलाइज ऑफ टाइम। आप अपना जो फ्री टाइम है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं? आप टीवी देख करके यूटिलाइज करते हैं, फ़ोन देख करके यूटिलाइज करते हैं, एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या गपशप लड़ाते हैं, या कोई और गेम खेलते हैं आप, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या मोबाइल में गेमिंग करते हैं आप, या यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। तो जो जितने टाइम आप पढ़ते हैं, 4 या 5 घंटे, वो आपका टाइम कैसा होता है? और उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, उसका आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या आपने अपने टाइम टेबल को बनाया है? आपने अपना टाइम टेबल बनाया तो क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप अपने एक्स्ट्रा जो टाइम आपका है, जिसमें आप फ्री है, आप रेस्ट करते हैं, तो वहाँ आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी मेमोरी ड्रेन हो रही हो, तो आपको उसको भी देखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ लर्निंग। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेथड ऑफ लर्निंग की आपको वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब कोई आप एग्ज़ाम देते हैं। आपको जो पुराना याद किया हो उसे रिकॉल करना होता है।
अगर आप पुराने याद किए को रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो आपकी लर्निंग जीरो हो जाएगी। फिर हम एग्ज़ाम में ऐसे सिर खुजाते रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे और याद आएगा नहीं, या ऊपर छत की तरफ देखते रहेंगे और हमें याद आएगा नहीं। तो मेमोरी इस तरह से बनाइए, आप याद इस तरह से करिए ताकि वो आपका रिकॉल हो जाए, और रिकॉल हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हम बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो रिकॉल कैसे हो, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के साथ उसका अपना एक प्रैक्टिकल वे आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो उसको आप अपने जीवन से, अपने कंसेप्ट से, अपने लाइफ से जोड़ दो। जैसे एक नदी है, नदी को हमने शरीर के साथ जोड़ दिया, भाई नदी ऐसे चलती है, हमारे शरीर में भी नस नाड़ियाँ ऐसे चलती हैं, उनमें पानी चलता है, हमारे शरीर में रक्त चलता है, और अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलने के लिए चलते हैं। उसमें जब कोई रुकावट आ जाती है, हमारे शरीर में भी ऐसे रुकावट आ जाती है। जब रुकावट आ जाती है, नदी अपना रास्ता बदल लेती है। जब हमारे शरीर में कोई रुकावट आती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करके याद करिए। जब आप चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, और रटना नहीं पड़ेगा तो वो आपको हमेशा याद रहेंगी। उनको प्रैक्टिकल वे में करिए। इवन छोटे से छोटा सब्जेक्ट यदि मैं बताऊं, सोशल साइंस, जिसको बच्चे बहुत इजी मानते हैं और शायद उसको रटते ही हैं, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है सोशल साइंस की। सोशल साइंस में वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक देख रहा था, एक बच्ची दुकान से ना सोशल साइंस की हेल्प बुक ले रही थी। हमने पूछा बेटा हेल्प बुक की क्या ज़रूरत है, तो बोली अंकल और क्या करें, इसमें तो क्वेश्चन आंसर रटने पड़ते हैं ना, इसमें तो कुछ समझने का, कोई याद करने का होता ही नहीं। तो एक बिल्कुल इजी से इजी जो सब्जेक्ट है उसको भी यदि आप रट रहे हैं, उसको समझिए। आपका जो चारों तरफ का आवरण है, जो आपके चारों तरफ का वातावरण है, वही तो सोशल साइंस है। उसी को तो आपको एडजस्ट करना है, उसी को तो आपको समझना है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उसको आपको रिलेट करना है, अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को अपनी सोशल स्टडीज़ के साथ रिलेट कर देंगे तो वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेथड्स आप ऐसे ऐसे क्रिएटिव मेथड चूज़ कीजिए जिससे आपको याद करने में भी रोचक लगे, इंटरेस्टिंग लगे और आपको मज़ा आए पढ़ते हैं। इसके बाद है आपके जो रूम का, जो स्टडी रूम है, वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए। जिस रूम में हम बैठ करके पढ़ते हैं वहाँ जैसे मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, या कोई और जो भी हैं, या हम ब्लैंक चार्ट भी ला करके चिपका दें, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम नोट करते चले जाएं उन चार्ट्स पे। चारों तरफ की दीवारें यदि इस तरह से होंगी तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। लाइब्रेरी में भी हम जा कर के पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी का भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। तो जितना हम हमारे रूम का फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा बनाएंगे, उतना ही पढ़ाई में हमारा मन लगेगा। इसके बाद है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट से मतलब है कि आप जब पढ़ते हैं जिस रूम में, तो वहाँ पर बाहर के किसी व्यक्ति की एंट्री ना हो। आप जब पढ़ रहे हैं, जितने टाइम आप पढ़ते हैं उतने टाइम आप बाहर की सोसाइटी से कट ऑफ हो जाइए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। कट ऑफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान ही ना दें, लेकिन आप उतने समय के लिए बिल्कुल अलग रहिए, अलग होकर के पढ़िए, और अपने घर के सदस्यों को बोल दीजिए कि मैं इतने टाइम के लिए ये अपने रूम में जा कर के पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और तब तक मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ये आपका सोशल एटमॉस्फेयर हो जाएगा। आपके घर में चाहे फंक्शन हो रहा है, चाहे कोई आया हुआ है, तो आप वहाँ भी अपने टाइम टेबल को फॉलो करने का प्रयास करिए। आप उनसे मिलिए, बातें करिए, और उसके बाद अपना डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए आपको। इसके बाद लास्ट आता है परफॉर्मेंस। आप एक ब्लैंक चार्ट अपने रूम में चिपका लें और उस पर परफॉर्मेंस अपनी इवालुएट करें। आप देखें जो जो स्टेप्स हम बता रहे हैं आप उन्हीं को फॉलो करें कि पहले 10 दिनों में मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, नेक्स्ट 10 डेज में मेरी कैसी होगी, नेक्स्ट 10 डेज में कैसी। इस तरह आप एक महीने की अपनी परफॉर्मेंस को इवालुएट करिए। आप ये भी देखिए कि क्या आप रोज़ टाइम टेबल फॉलो करते हैं, यानी एवरीडे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो टिक लगा दीजिए, आपने 10 दिन फॉलो किया। या समटाइम्स किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो आप उस पर टिक लगाइए। आपने कभी नहीं किया तो इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए, उसमें 3 कॉलम हो। पहला एवरीडे,
दूसरा समटाइम्स, तीसरा नेवर। यदि आप किसी कार्य को रोज़ करते हैं तो वहाँ टिक लगा दीजिए और शुरू में सीरियल नंबर लिख करके वो कार्य लिख दीजिए जो आप रोज़ करते हैं। यदि आप कभी कभार कर रहे हैं तो आप समटाइम्स में टिक लगा दीजिए और वहाँ पर लिख दीजिए आप किसको करते हैं। यदि किसी हैबिट को आप आज तक आपने फॉलो नहीं किया, सिर्फ सुनते रहे हैं, तो आप वहाँ नेवर पर टिक लगाएं। जब आप इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, 10 दिन में चेक करेंगे, फिर अगले 10 दिन में, फिर अगले 10 दिन में, और फिर पूरे महीने का आप इवाल्यूएशन निकालेंगे, तो इस तरह से आप 1 वर्ष के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रो कर पाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल की हो जाएगी कि आप 1 साल में स्वयं हैरान हो जाएंगे कि आप साल भर पहले कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। तो ये रूल्स आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए और हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपनी स्टडी में बहुत ही बेहतर ग्रो कर पाएंगे और आप अपने व्यक्तिगत हैबिट्स, व्यक्तिगत जो आदतें हैं, आप उनको चेक करिए, रीचेक करिए और रीचेकिंग में भी जो हैबिट आ रही है उसको आप फिर नेक्स्ट महीने स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, तो आप ज़रूर सफल होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।